नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुर्बान अली राना साहब। तो इनसे जानते हैं कि आज जो पंजाब हुकूमत की तरफ से सेहत मेले के नाम से जो हेल्थ यहाँ पर कैंप लगाया गया है, तो इसका लगाने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के सारे दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जड़ावाला के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब जो हैं, इनका इनिशिएटिव इन्होंने लिया और इन्होंने एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, और जिसके अंदर पूरे पंजाब के अंदर बेक वक्त ये हेल्थ मेला चल रहा है। चूँकि आपको पता ही है कि जड़ावाला जो तहसील है वो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और पंजाब की सबसे बड़ी तहसील होने के नाते इनके सबसे बड़ा जो मसला था वो यही है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही तहसील हेडक्वार्टर लेवल का अस्पताल है, जो कि इस आबादी के हिसाब से वो नाकाफ़ी है। अच्छा सर, जो ये मेला सजाया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो इसको लगाने का मकसद क्या है? इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे आम जो लोग हैं उन तक ये आगाही प्रोग्राम पहुंचाया जाए कि उनके जहन में ये होता है कि जो सरकारी अस्पताल जो हैं इनके अंदर कोई सहूलत ही नहीं है और किसी किस्म का भी आम आदमी के लिए कोई फ़ायदा, कोई आम आदमी की कोई टेस्ट, कोई आम आदमी को दवाई, कोई आम आदमी की ट्रीटमेंट या उसकी डायग्नोस वगैरह है वो होती नहीं है। वहाँ जस्ट यही है कि आप जाएं और जाके उसको नज़र ज़ुकाम खांसी की 2 गोलियां लें और लेके वापस आ जाएं। तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते पहले यहाँ पर तैनात हुआ हूँ और मेरे लिए बड़े चैलेंजेस थे यहाँ पर कि जिस लिहाज से हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इतनी बड़ी तहसील के अंदर एक ऐसा जो है जो THQ जिसको DHQ होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी केयर यूनिट होना चाहिए, ट्रामा सेंटर भी होना चाहिए, उतनी आबादी को सर्व करने के लिए फिर एक हेल्थ मेले का अचानक से ही इतना बड़ा सरप्राइजिंग हमारे लिए। तो उस सिलसिले में हमने जब अपनी टीम जो हमारे पास जो वर्कर्स थे इनके साथ हमने मीटिंग्स की। मीटिंग्स करने के बाद जो फ़ायदा जो अवाम को हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसे हमारे पास पेशेंट जो आता है ना वहाँ पर, हम यहाँ पर उसको 8 डिफरेंट मतलब स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम उसकी स्क्रीनिंग कर सकें, स्क्रूटनी करके हम जो हमारे पास जो बंदे होते हैं, जो हमारे पास एग्जैक्टली जो हमारे पास लोकेशंस होती है, जो हमारे पास फैसिलिटी हैं, वो सारी हम आम आदमी को पहुंचा सकें। ये आप देख रहे हैं काउंटर्स, ये पीछे भी इसके पीछे लिखा हुआ है सारा 0 जो काउंटर हमारा जो होता है वो हमारा, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ उन्हें टोकन बनवा लेना अपने। इसी तरह जो 1 नंबर पे रजिस्ट्रेशन होगी, 2 नंबर पे उसकी हिस्ट्री होगी, फिर उसके मतलब जिस्मानी मतलब है कि उसका चेक जो होगा, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, फिर उससे वहाँ से स्क्रूटनी होके उससे फिर वो जो अगला जो फेज़ आएगा वो उसके स्क्रीनिंग पे जाएगा, उसके ब्लड टेस्ट हो जाएंगे HbA HIV वगैरह के, उससे अगले स्टेज पे जाएगा। उससे हमने डिवाइड कर दिया है, वो हमारे पास चेस्ट से रिलेटेड, खांसी, फेफड़े से रिलेटेड या TB के पेशेंट हैं वो उनको देख रहा है। उससे हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, वो हमारी हामला खातून के लिए हमने बनाया है, जो कि आपको पता ही है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके अंदर अवताई डॉक्टर है, ये दूसरे जो हमारा जो माफियाज़ हैं, ये कभी भी नहीं चाहता कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको मतलब है कि हम उनको उसकी एग्जैक्ट पिक्चर हम लोग उसको सामने रखें लोगों की। ये उनको बिल्कुल मतलब है कि अंधेरे में रख के करते हैं कि तुम होते जाओगे तो कुछ नहीं मिलता। अब हमने उसके लिए किया क्या है, हमने उसके लिए हामला खातून के फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड का बंदोबस्त किया है, ताकि जो अल्ट्रासाउंड बाहर से 2000, 1200, 1400 जितने का होता है, हमने उसको फ्री ऑफ कास्ट उसको अरेंज किया है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के बाद हम उस पेशेंट को जो है ना वो हम फर्दर आगे जो हमारे पास 4 हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, इसके अलावा हमारे मोर देन 14 हमारे पास WMOs हैं और राउंड द क्लॉक 24 घंटे। जब मैंने यहाँ पर चार्ज लिया था तो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर हमारा नॉन फंक्शनल था, बंद था और उसके अंदर ऑपरेशन वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। और अल्लाह के करम से मतलब जिस दिन मैंने चार्ज लिया है और उसके बाद पर डे हम 10 to 15 हम लोग जो है ना वहाँ पर ऑपरेशन करवा रहे हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में आपको इसी कैंप के हवाले से फर्दर गाइड करता जाऊँ। उसके अगला जो मरला हमारा जो होता है ना सर, वो हमारा जो होता है वो 2 साल तक के से कम उम्र के बच्चों की जो पैदाइश से लेके और 2 साल तक की वैक्सीनेशन है। ये वो उम्र है जिसके अंदर उसको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उसको पोलियो हो सकता है, उसको किसी किस्म के और मामले हो सकते हैं। वो इस चीज़ों को मतलब है कि जी ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है बच्चे के लिए। और हामला खातून की जो TT है, जो टेटनस के जो होती हैं, तशन्नुज के हैं, झटके लग सकते हैं या मल्टीपल उसके पास मतलब है कि उसकी जो उसको पेचीदगियाँ जो हमल के दौरान हो सकती हैं, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन हम उसको वहीं दे रहे हैं।
अच्छा, ये तो इसके साथ रिलेटेड हो गया। फिर उसका एक नेक्स्ट पार्ट मैं बताता हूँ कि इन केस स्क्रीनिंग हमारे पास होती है ब्लड की, उसमें किसी का हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव आए थे। अब हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव आ जाए, आम आदमी सोचता है जी अब मेरे को PCR करवाना पड़ेगा, और PCR के लिए फिर मेरे मतलब 3-4-5 हज़ार रुपये लगेंगे। हमने क्या किया इस दफ़ा, हमने PCR क्या सैंपल भी इसी कैंप में डाल दिए हैं कि वो पेशेंट जो है वो अगले स्टेज में जाके उसका PCR का सैंपल भी हम यहीं से लेंगे, उसको हम लाहौर भेजेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो कोई चार्जेस नहीं होंगे। उस मरहले को क्रॉस करके अब ये सारी बीमारियां के बाद फिर हमारा लास्ट जो स्टेज है वो हमारा आ जाता है काउंसलिंग का। उस काउंसलिंग के लिए हमने लेडी डॉक्टर्स का भी अरेंजमेंट किया है, ताकि फ़ीमेल बहुत सारी जो ऐसी हैं हमारी माएँ बहनें जो किसी मेल के सामने वो डिस्कस नहीं कर सकते अपनी प्राइवेट जो चीज़ें हैं या प्राइवेट जो मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और जो मेल डॉक्टर हमने मेल के लिए रखा है कि अगर हम वहाँ पर फीमेल बिठा देंगे तो वो भी हेजिटेट करेगा, वो भी उसको बता नहीं सकेगा, और हमने उनको थोड़ा सेपरेट बिठाया ताकि दोनों पार्टियाँ जो हैं वो आराम से एक दूसरे से फासले पर रह के अपने मसाइल डिस्कस कर सकें। अच्छा सर, आपने ये तमाम डिटेल के साथ ये कैंप में जो जो यहाँ पर सहूलियात दी गई हैं आवाम को, उनका जिक्र किया बड़ी डिटेल के साथ। तो इसके साथ साथ आपने चैलेंजेस की बात की। हम अगर तहसील जड़ांवाला, इसमें कोई शक नहीं, ये पंजाब की बड़ी तहसीलों में इसका शुमार होता है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। आम जो हमारे ज़िले पाए जाते हैं पंजाब में उससे भी ज़्यादा इस तहसील की आबादी है। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें, आज ये कैंप लगाया गया है, 3-4 रोज़ बाद ये कैंप ख़त्म हो जाएगा। जो आवाम को फ्री सहूलियत दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, वो इसके मेले के साथ ही जिस दिन एंड होगा वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो आवाम को सहूलियत है, जैसे हम देखते आ रहे हैं कि ये THQ हॉस्पिटल जो जड़ांवाला के हम रोज़मर्रा देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, मीडिया में देखते हैं कि यहाँ पर जो आवाम को सहूलियत का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फुकदान पाया जा रहा है। तो इसको कैसे कवर करेंगे? अगर यहाँ पर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस बी सी का ओपन हो जाता है तो उसकी अद्वियात क्या, उसके इलाज मुआवजे के लिए फिर आपके पास क्या प्लान है? हुकूमत के क्या आपको डिटेल इस बारे में दी हुई है? ये गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 दिन पहले डिप्टी सेक्रेटरी जो हमारे पास आए थे यहाँ पर विज़िट के लिए, और उनको हमने डिटेल विज़िट कराया है इस बारे में कि उनको हमने बताया कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन वगैरह जो हैं वो हमारे पास एक बड़ा है। फिर इसके अलावा हमारे पास जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे पास पुराने जो हैं वो POL के हमारे बजट बिल्स हैं, इसके अलावा मेडिसिन के बिल्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट इदारों के बिल हमारे पास पेंडिंग है। इसके अलावा डायलिसिस जो हमारे पास है ना, हमारा सबसे बड़ा जो मसला जो हमारा जो है ना वो सफ़ेद हाथी बना हुआ है इस वक्त। हमारे पास जो अभी जो शॉर्टेज है, हमारे पास एक शिफ्ट की मेडिसिन जो है वो हम लोग गवर्नमेंट से कलेक्ट करते हैं, और बाकी जो 2 शिफ्ट की जो मेडिसिन जो होती है ना वो हमारे अपने ही रिसोर्सेज से जो हॉस्पिटल का बजट है उसमें से करते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि इस कैंप के बाद इसका क्या बनेगा? मेरा सर आपसे वादा रहा है, मैं इसी शहर से बिलोंग करता हूँ और गुज़श्ता 16 साल से मैं मुख्तलिफ स्पेशलाइज की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं HSA इस्लामाबाद से ट्रेन होकर अपना 2 स्पेशलाइजेशन करके आ गया हूँ वहाँ से। तो चूँकि मेरा पहली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग है आफ्टर माई कंप्लीशन ऑफ माई स्पेशलाइजेशन, और इस शहर का मुझ पर हक भी है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जितना भी जो माफियाज़ हैं ये मेरी बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लें इस चीज़ को, कि अगर वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं, हमें धौंस देना चाहते हैं, या हमें किसी और चीज़ों से ट्रांसफ़र से या किसी और मामले से हमें डराना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में साफ साफ फरमा दिया तो ज़ुल्म मंतशा व ज़ुल्म मंतशा, अल्लाह करीम के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं सर हिल सकता। और आप भाइयों से तमाम एहलियान जड़ांवाला की और पंजाब की कम्युनिटी की और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आपकी दुआएं चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मतलब आप देखेंगे इसको चेंज नज़र आएंगे। जहाँ कहीं भी हम किसी चीज़ को सही नहीं कर रहे हैं तो हम आप चाहते हैं कि जो हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो हमारी रहनुमाई करें। मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा अपने सोशल मीडिया के तवज्जो से दोस्तों के मैंने कहा कि आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर जाके ना आप मेरा पैगाम पहुँचाएँ कि अगर आपको किसी किस्म की सिविल अस्पताल से रिलेटेड कोई कंप्लेन है या उसके सिलसिले में आपको डोनेशन देना चाहते हैं, आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका हिस्सा बने, आप हमारे साथ आएँ, ताउन करें, आप हमारे साथ चलें। मेरा आपसे वादा है कि आपकी दी हुई सुई से लेके जहाज़ तक आप जिस हालत में देखे जाएंगे मैं उस हालत में उसको रखूँगा अभी, और उसको आप चेक भी करें
हमारी अकाउंटेबिलिटी भी करें और हमारी दुआएं भी करें। और मैं अपने आला जो हुक्मरान हमारे हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है सर, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं सियासी लोगों को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी हॉस्पिटल को चलने दें। हॉस्पिटल के अंदर पसंद नापसंद, एक घर में भी अगर 4 बंदे होते हैं तो चारों बंदे किसी एक को पसंद नहीं आते। और इस अस्पताल की बदनसीबी है कि हर 15 दिन के बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कोई भी मतलब जो हमारा जो है ना डॉक्टर, वो यहाँ पर एडमिस नहीं बनना चाहता। हर कोई लग भी जाता है तो ये माफिया उसको इतना परेशान करता है कि वो अपना ट्रांसफ़र करा के और अल्लाह का शुक्र अदा करके निकल जाता है। लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है यहाँ पर, तो ये जो भी चैलेंज हैं अल्लाह का शुक्र है अपनी जेब से भी लगाना पड़ा लगाएंगे। अपने जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो कस्टोडियंस हैं, उन्होंने जिस एतमाद का मुझ पर मुजाहरा किया है और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको 100+% में दूँगा। मेरी टीम बड़ी एनर्जेटिक है, मेरे पास अच्छे लोग भी हैं, वो अच्छे लोग मेरा सरमाया सबसे बड़ा है। इसके अलावा मेरे भाई भी बहुत सारे मतलब जो मेरे को जो हैं यहाँ पर हमारे शहर के, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक पब्लिक ओपिनियन लें कि मेरी तैनाती से पहले क्या इस अस्पताल के हालात थे और इस जो है 10 दिन के अंदर कुछ अगर बेहतर हुआ है तो बताएं, और कुछ ख़राब हुआ है तो वही काइंडली आवाम को बताएं। तो मेरा दोबारा ये सवाल है कि यहाँ पर कोई पेशेंट अगर उसको डायग्नोज हो जाता है, कोई बीमारी उसको तशखीश हो जाती है, तो उसके इलाज मुआवजे के लिए वो किधर जाएगा? क्योंकि इस जो हॉस्पिटल के जिस हॉस्पिटल के आप MS हैं, यहाँ पर अद्वियात का फुकदान है, सहूलियात नहीं है। जो डॉक्टर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर पाई जा रही है, जो अमला है उसकी भी कमी पाई जा रही है। तो आप ये सारे मामले को कैसे चैलेंजेस को साथ लेकर चलेंगे और इसके साथ साथ जो आवाम है उसको क्या रिलीफ देंगे? क्योंकि आपको तो पहले ही जो आपका हॉस्पिटल है तहसील हेडक्वार्टर जड़ा वाला, ये तो एक बड़ा ही परेशानियों में घिरा हुआ है, और इसके साथ आप जो आवाम को क्या रिलीफ देंगे? क्योंकि आपके पास तो फंड ही नहीं है इतने कि आप उसको आवाम को फंड दे, उसको सहूलियत दे सकें, उनको मेडिसिन दे सकें, 2 टाइम की उनकी अद्वियात दे सकें। तो इस बारे में बताएं ज़रा कि इस कैंप के बाद क्या आपके पास फैसिलिटी होगी, क्या इतना फ़ंड हुकूमत दे रही है जिससे आवाम जो है वो कम से कम जो सरकारी अस्पताल में अपना बेहतर इलाज मुआवजा करा सकें? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपने घूम फिर के मतलब है कि मुझे घुमा के सवाल किया है इस बारे में। क्योंकि आपका जारी बात आप जिस सीट पे आए हैं, बड़े चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ेगा। मैं आपको सर जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ को मेक श्योर कर लें, एक चीज़ को सिस्टम को समझें। आप किसी भी जहाज़ में जाते हैं ना, उसके 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है जी। एक मतलब जनरल पोर्शन होता है, इकोनॉमिकल होता है, एक बिजनेस क्लास होती है। इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी होती है। मैं एक आप बात काटता हूँ, क्योंकि मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था कि अगर हम यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जितने भी आए हैं THQ में, तो अगर हम उनके नाम वाला बोर्ड देखें ना, तो बाद आप डॉक्टर निकलते हैं जिन्होंने स्पेशलाइज जो कोर्स करके यहाँ पर MS की सीट पर तैनात हुए। तो मेरा ये सवाल इसलिए आपसे ज़रा डिटेल में था, तो मैं आपसे ये डिटेल लेना चाह रहा था। देखिए जी, थैंक यू सो मच कि आपने मतलब इस चीज़ को कंसिडर किया। हम तो डॉक्टर्स हैं और हम डॉक्टर्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद देखें ना कि मैनेजर क्या होता है। आप किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, टॉप के अंदर मैनेजमेंट के वो स्पेशलिस्ट होता है उस चीज़ के लिए। उसका काम ये होता है कि वो मसाइल के हल बताए। मसाइल तो आप हर बंदे से पूछ लें। आप यहाँ डिस्प्लिन की गोली किसी को बताएंगे सर में दर्द के लिए होती है, वो आपको 4 चौक पे खड़ा होकर और बता देगा। आप किसी को बोलेंगे कि TB हो रही है तो वो बता देगा ये भी खा ला, ये भी खा ला, ये भी खा ला। तो ये चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट गवर्नमेंट नहीं करती, और ना ही आवाम हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि ये रोने धोने तो वो हर बंदे कर रहा था। और अब मैंने भी अगर वही आपको बताना शुरू कर दिया कि ये करेगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिस्टम चलता नहीं, हमारे पास सिस्टम चलता है। हमारे पास ये जो ये जो रेड जो मतलब है रिबन्स वाले जो है ना, ठीक है, ये जो फाइलों को आगे मूव नहीं होने देते या इन चीज़ों की कंसिस्टेंट नहीं होने चाहते। आप देखें ना, जो बंदा लोकल होगा उस लोकल पेरीफेरीज को, लोकल मसाइल को वो जानता होगा। अगर वो कल को किसी से डोनेशन मांगेगा या किसी से उधार भी कुछ लेगा तो उसका एतमाद होगा, तो वो सब बंदे उसे ताउन करेंगे। एक बंदा अगर बाहर से आएगा और वो यहाँ पर किसी को कहेगा जी मुझे ये चीज़ शॉर्ट हो गई है, आप मुझे ये चीज़ दे दें, तो वो उस पर क्यों एतमाद करेगा?
फिर उसके बिल नहीं पास होते, जो बिल पास नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट कहाँ से वो अगली दफ़ा जो नया एमएस आएगा वो ले नहीं सकेगा। अब जहाँ तक आपकी बात है, तो अब ये चीज़ ना थोड़ी आवाम को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे पास एक पेशेंट जो हमारे पास ओपीडी के अंदर आता है, उसको पता होना चाहिए कि ओपीडी में और इमरजेंसी में क्या फ़र्क है। आपको मैं एक बड़ी ही क्लियर कट बात बता दूँ, जिस दिन हमारी आवाम को ये शऊर आ गया कि इमरजेंसी क्या है और ओपीडी क्या है, एक जनरल पेशेंट क्या होता है और इमरजेंसी चेक कराना क्या। आप देखें ना, एक पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी में सारा दिन मतलब एक बंदा घर पे सोया पड़ा हुआ है और रात को 11 बजे कहता है मैंने गैस हो गई है। तो गैस तो हो गई है, तो फिर हम तो क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। उसको फिर हम लोग कोई इंजेक्शन लगा देंगे या प्रोजोल लगा देंगे, कुछ और कर देंगे। लेकिन आप खुद देखें ना, अगर वही प्रोजोल इंजेक्शन जो कि मार्केट में 600 से 800 रुपये का मिल रहा है, वो किसी अल्सर वाले पेशेंट को लगता, वो बेहतर नहीं था। अब एक बंदा इमरजेंसी में आता है, वो आगे कहता है जी मुझे ये हो गया है, उसको मतलब उसको, हालांकि उसको उस इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, वो फिर हमको फरमाइश करता है और हमें उसको इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो लगानी पड़ती है। क्या ये वसाइल का ज़िया नहीं है? क्या ये हमारे जो रिसोर्सेज का ज़िया नहीं है? क्या हमारी आवाम को अवेयरनेस या उसके साथ वाले जो बंदे इसको लाद लेके आ रहे हैं और वो उसको सुबह के टाइम हमारे पास आ जाएँ, ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे पास अंदर के जो डॉक्टर्स हैं, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका बिहेवियर उनके पास ठीक नहीं है, तो सर मैं उनके लिए बैठा हुआ हूँ, वो मुझसे रब्ता करें, थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ, आप लोगों के तवज्जो से आ जाएं। उसके बाद उसका फ़ायदा ये होगा कि एक चीज़ जब तक एमएस के इल्म में नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बगैर आपके पूछे मैं आपको एक और बता दूं, हमारे पास इंसुलिन की शॉर्टेज है। 22 लाख की आबादी है, 300 इंसुलिन पर मंथ आएंगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आप उसके बाद पोर्टल पे कंप्लेंट चढ़ाएंगे, आप इधर करेंगे उधर करेंगे, तो फिर वो आपको किस तरह करेंगे? फिर हम उसके लिए फिर क्या करेंगे? हम हमारे अच्छा, इसका एक बेहतरीन हल है मेरे पास, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम सारे जो गवर्नमेंट के साथ साथ अगर हम लोग भी हमारे जो सिविलियंस नुमाइंदे जो हमारे अवामी हैं, उसके पे अगर अमल करें ना, तो ये जो शॉर्टेज जो है ना, ये 100 तो क्या, खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70% जो हमारे मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। हमारे पास ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, ठीक है जी। हमारे पास सोशल वेलफेयर के अंदर बहुत फंड आ जाता है, ठीक है जी। मैं उन सब गरीबों को, सब ज़रूरतमंदों से ये अपील करूँगा, और उन सब जो हमारे पास जो ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन हैं हर मोहल्ले में होते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमसे ताउन करें और अपने इलाके के अंदर जो उनके पास जो लोग आते हैं, जो कि किसी भी गुर्बत के मारे हुए हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे वो चले गए हैं, वो हमसे मतलब हमारे भेजे हुए जो फॉर्म्स हैं उन पे साइन करके उसकी तस्दीक करें, और तस्दीक करके उसके अंदर अगर वो उन लोगों को लिख के दे देते हैं कि हाँ जी हम लोग ये मुस्तैक है, तो मैंने पहले भी राय असद साहब हमारे पास हैं यहाँ पर सोशल वेलफेयर के मेडिकल ऑफिसर, उनसे मैंने जो है ना मतलब उनसे कोलैबोरेशन की है, और उनको मैंने कहा है कि आप इसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि हमारा अगर वो फंड अगर सही जगह पे नजर आ जाए। अदरवाइज होता क्या है, होता ये है कि एक बंदा आता है, वो बाहर से ही मेडिसिन लिखवा के लाता है, और डॉक्टर साहब का इमरजेंसी में आ जाता है कि डॉक्टर साहब इन्हों दे दो। अब वो नहीं देता है तो वो बंदा जो है ना वो कंप्लेन करके मीडिया का पहुंच जाता है, या वो अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करता है, या पोर्टल पर कंट्रोल करता है, तो उससे क्या होता है, वो मसला बजाय हल होने के पेचीदा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा पेशेंट ज़रूरतमंद है, एक तो वो जो वसाइल थे वो हमारे यहाँ खर्च होने थे, वो वहाँ खर्च ही नहीं हो रहे, वो उसके अल्टरनेट जो है ना सेकेंड ऑप्शन में चले गए। तो ये मेरी तरफ से है अपनी एक ओपिनियन, उसको कर सकते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बहुत डिटेल में आपने यहाँ मेले के बारे में बताया और जो हॉस्पिटल के मसाइल हैं उस बारे में बताया, और इसके साथ जो आवाम की जो ज़िम्मेदारी है उस पर भी आपने बहुत अच्छे एहसन तरीके से बताया। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया।